नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज वो तमाम खबरें पहुंचाते हैं जिन पर रहती है हम सभी की नजर, क्योंकि न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होती बल्कि होती है हर खबर की पूरी पड़ताल। तथ्यों और आंकड़ों के जरिए आपको समझाते खबर का हर एक बिंदु। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन प्रमुख खबरों की करेंगे हम विस्तार से बात। सबसे पहले एक नजर उन प्रमुख खबरों पर, यानी टॉप लाइंस पर। और टॉप लाइन्स के जरिए सबसे पहली और प्रमुख खबर आपको बता दें, जहां सबसे पहली और प्रमुख खबर कि आज अंतिम विदाई दी जा रही है। जी हां, दादा को, अजीत दादा का बीते कल निधन हो गया था, जिसके बाद में अब आज उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है। किस तरीके की तस्वीरें वहां से सामने आ रही है, क्योंकि इस समय वहां पर जो भी व्यक्ति मौजूद है, हर एक व्यक्ति की आंखें इस समय नम है। अब से कुछ ही देर में उनका अंतिम संस्कार होगा, दिखाएंगे वहां की ताजा तस्वीरें आपको। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर वो भी आपको बता दें, आधार कार्ड को लेकर के ये खबर सामने है, जहां अब आप घर बैठे ही अपने आधार कार्ड को अपडेट कर सकते हैं। फिर चाहे आपको उसमें मोबाइल नंबर चेंज करना हो, ईमेल आईडी चेंज करनी हो, अपना घर का जो एड्रेस है वो चेंज करना हो, ये तमाम फैसिलिटी आपको इसके जरिए मिलेंगी, इस एप्लीकेशन के जरिए। क्या है ये एप्लीकेशन और क्या कुछ है, इसके फीचर्स बताएंगे इसके बारे में भी। लेकिन इसके साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर वो है अमेरिका और ईरान से जुड़ी हुई, जहां विवाद जो है दोनों के बीच में एक बार फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका की तरफ से सीधे तौर पर चेतावनी इस समय ईरान को दे दी गई है कि या तो आप डील कर लीजिए, नहीं तो आपके ऊपर हमले होंगे। जिसके बाद में ईरान की तरफ से भी इसको लेकर के दो टूक जवाब आया है। क्या ईरान ने जवाब दिया है और क्यों ऐसा लग रहा है कि जंग के आसार नजर आ रहे हैं, बताएंगे इस खबर के बारे में भी विस्तार से आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं और पहली और प्रमुख खबर के साथ। पहली और प्रमुख खबर आज जहां आपको बता दें कि बीते कल सुबह एक दुखद खबर सामने आई। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें उनका निधन हो गया। निधन की खबर आते ही पूरे महाराष्ट्र में शोक की लहर दौड़ गई। उनके परिवारजनों के अलावा उनके चाहने वालों की आंखें भी नम हो चुकी हैं। और इसके साथ ही अब से कुछ ही देर में उन्हें पुणे के बारामती में अंतिम विदाई दी जाएगी, जहां उनके अंतिम दर्शन के लिए जन सैलाब उमड़ा हुआ है और हर किसी की आंखें नम है। दिखाएंगे आपको वहां की सीधी तस्वीरें साथ अपने सहयोगी के जरिए, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कुछ तस्वीरें। तो इस पूरी खबर से जुड़ी कुछ खास तस्वीरें इस वक्त आपको दिखाते हैं, जहां दादा को आज अंतिम विदाई दी जाएगी और उनके अंतिम दर्शन के लिए तो ये इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें दादा को इस समय अलविदा कहा जा रहा है। अंतिम दर्शन के लिए वहाँ पर काफ़ी संख्या में उनके जो फैंस हैं, उनके चाहने वाले, वो इस वक्त उमड़े हैं और हर किसी की आंखें वहाँ पर नम है। कार्यकर्ता काफ़ी संख्या में वहाँ पर जुटे हुए हैं, हज़ारों की संख्या में, जिसकी एक तस्वीर भी हमने आपको दिखाई। इसके साथ ही आपको बता दें, जो उनके समर्थक हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनमें इस वक्त शोक है और हर किसी की आंखें नम है। नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई इस समय दी जा रही है और बारामती में इस समय तमाम लोग इस वक्त मौजूद हैं वहाँ पर उनके अंतिम संस्कार में। राजकीय सम्मान के साथ आज उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी और ये जो पूरा अंतिम संस्कार है वो अब से कुछ ही देर में होगा। बीते कल सुबह 8:45 पर उनका विमान, जिस विमान में वो सवार थे, वो विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था बारामती में, जिसके बाद अब आज उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। दादा की अंतिम विदाई जो कि राजकीय सम्मान के साथ आज उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है और ये तमाम तस्वीरें भी इस समय आपको दिखा रहे हैं। अब से कुछ ही देर में उनका अंतिम संस्कार होगा और अंतिम दर्शन करने के लिए उनका पार्थिव शरीर वहाँ पर है और काफ़ी संख्या में लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं अंतिम दर्शन करने के लिए उनके। बीते कल जब ये खबर सामने आई तो उनके समर्थकों में शोक की लहर दौड़ गई और हर किसी की आंखें इस समय नम है। महाराष्ट्र में जन नेता के तौर पर वो जाने जाते हैं, क्योंकि ज़मीन से जुड़े हुए हैं, तमाम उनके चाहने वाले वहाँ पर। और जब ये दुखद खबर सामने आई तो
हर किसी का रो रो कर बुरा हाल महाराष्ट्र में। हालांकि आपको बता दें कि राजकीय शोक का भी ऐलान 3 दिन का किया गया है महाराष्ट्र में, और 3 दिन तक जो झंडे हैं वो आधे झुके रहेंगे। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं अंतिम दर्शन के लिए किस तरीके से लोगों का हुजूम इस वक्त उमड़ा है। तमाम कार्यकर्ता वहां पर जुटे हैं हजारों की संख्या में, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। अब से कुछ ही देर में लगभग 11 बजे का वो समय होगा जब अंतिम संस्कार किया जाएगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी शिशिर इस वक्त जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर, सीधा उनका रुख करेंगे। शिशिर, क्या कुछ ताज़ा अपडेट? अब से कुछ देर के बाद में अंतिम संस्कार किया जाएगा। विद्या प्रतिष्ठान में करीब बताया जा रहा है कि 11 बजे उनका पार्थिव शरीर लाया जाएगा। बिल्कुल देखिए, हालांकि 11 बजे का वक्त दिया गया है। इस वक्त जो उनका पार्थिव है वो उनके गांव में है, काटेवाड़ी, जो कि यहाँ से तकरीबन एक 10-12 किलोमीटर की दूरी पर है। उसके बाद जो है पार्थिव इसी प्रतिष्ठान के प्रांगण में लाया जाएगा। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि अंतिम विदाई के लिए तैयारी कर दी गई है। उनको जो है पूरे शासकीय इत्मीनान के साथ जो है ये अंतिम विदाई दी जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर अब जो नेता जो है वो आना शुरू हो चुके हैं महाराष्ट्र में। इस वक्त हम तस्वीरों में देख रहा है जिस प्रकार से राज ठाकरे हो या फिर नितिन गडकरी हो, जो लीडर्स है क्रॉस पार्टी लाइंस, वो यहाँ पर आना शुरू हो चुके हैं। दर्शाता है कि किस प्रकार से अजित पवार जो है महाराष्ट्र में एक कद्दावर नेता थे और जिस प्रकार से उनकी पूरी राजनीति उनका सफर रहा है पिछले 35-40 सालों का, वो भी काफी महत्वपूर्ण है, जो कि महाराष्ट्र को एक अलग पहचान दिलाता है। इस वक्त की बात करें तो तकरीबन 11 बजे के आसपास जो है ये कहा गया है कि यहाँ पे अंतिम विदाई दी जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर उपस्थित होंगे। उसके बाद जो है उनको अंतिम सलामी दी जाएगी और उसके बाद जो है यहाँ पर एक स्टेज बनाया गया है जहाँ पर जो है वहाँ पर उनको अंतिम विदाई दी जाएगी। हालांकि इस वक्त इस प्रांगण की अगर बात करें तो यहाँ पर जो लोग हैं, काफी तादाद में लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हालांकि सिर्फ बारामती नहीं बल्कि बारामती के अलावा अगर महाराष्ट्र की बात करें तो जितने भी अजित पवार के जो फॉलोअर्स थे, उनके चाहने वाले थे, वो यहाँ पर आ चुके हैं। इतना ही नहीं बल्कि हम जिस प्रकार से इस वक्त की अगर बात करें तो जैसे मैंने पहले कहा कि अक्रॉस पार्टी लाइन्स जो है लीडर्स यहाँ पर आना शुरू हो चुके हैं। कांग्रेस हो, बीजेपी, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हो, MIM हो, सभी राजनीतिक दलों के जो नेता है यहाँ पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। इस वक्त शरद पवार यहाँ पर मौजूद है। उनका जो उनकी पुत्री है सुप्रिया सुले सांसद, वो भी यहाँ पर मौजूद है। हालांकि जैसे मैंने कहा कि उनका इस वक्त पार्थिव जो है उनके काटेवाड़ी गांव से कुछ ही देर में निकलेगा। उनके साथ जो है उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार, उनके बच्चे यहाँ पर आएंगे। तकरीबन इस वक्त अगर बात करें खासतौर पर बारामती की, तो बारामती इस वक्त पूरी तरह से शोकाकुल है। खासतौर पर कल से जब से ये खबर सामने आई थी, हमने देखा कि बारामती जो है पूरी तरह से बंद हो चुका है। लोग जो है वो कहीं ना कहीं इस दुखद घटना से काफी अगर देखा जाए दुखी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें रतिका यह है कि जिस प्रकार से एक पूरा सफर अजित पवार का रहा है राजनीतिक और साथ साथ सामाजिक लाइफ में, वो काफी महत्वपूर्ण होता है। और इसलिए हर कोई अगर देखा जाए, जो लोग उनके साथ जुड़े थे, फिर बात करें राजनीति की या बाकी अन्य विश्व से जुड़े हुए लोग जो थे, वो भी उनकी तारीफ इसलिए भी करते थे क्योंकि काफी स्पष्ट वक्ता थे अजित पवार। और उनकी यही बात जो है लोगों को भाती थी, क्योंकि राजनीति में लोग कहते हैं कि अगर आप स्पष्ट बोल रहे हो तो शायद आपके लिए राजनीति सही नहीं है। लेकिन इस बात को जो है गलत अजित पवार ने ठहराया था। क्योंकि ठीक है, आपके पास वापस आएंगे और इसी बीच चलिए सीधा रुख करते हैं इस वक्त संसद भवन का। तो ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं संसद भवन से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय पहुंचे और अब से कुछ ही देर में वो प्रेस को भी संबोधित करेंगे। दरअसल आज बजट सत्र और इसके साथ ही 1 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। उससे पहले आज का दिन अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी खास है, क्योंकि आज आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा। नमस्कार साथियों, कल राष्ट्रपति जी का उद्बोधन 140 करोड़ देशवासियों के आत्मविश्वास की अभिव्यक्ति था। 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ का
लेखा जोखा था और 140 करोड़ देशवासी और उसमें भी ज्यादातर युवा उनके एस्पिरेशंस को रेखांकित करने का बहुत ही सटीक उद्बोधन सभी सांसदों के लिए कई मार्गदर्शक बातें भी कल आदरणीय राष्ट्रपति जी ने सदन में सबके सामने रखी है। सत्र के प्रारंभ में ही और 2026 के प्रारंभ में ही आदरणीय राष्ट्रपति जी ने सांसदों से जो अपेक्षाएं व्यक्त की हैं, उन्होंने बहुत ही सरल शब्दों में राष्ट्र के मुखिया के रूप में जो भावनाएं व्यक्त की हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि सभी माननीय सांसदों ने उसको गंभीरता से लिया ही होगा और ये सत्र अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण सत्र होता है। ये बजट सत्र है। 21वीं सदी का एक चौथाई हिस्सा बीत चुका है। ये दूसरे चौथाई का प्रारंभ हो रहा है। और 2047 विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये महत्वपूर्ण 25 वर्ष का दौर आरंभ हो रहा है और ये दूसरे क्वार्टर का, इस शताब्दी की दूसरे क्वार्टर का ये पहला बजट आ रहा है और वित्त मंत्री निर्मला जी देश की पहली वित्त मंत्री ऐसी है, महिला वित्त मंत्री ऐसी है जो लगातार 9वीं बार देश के संसद में बजट प्रस्तुत करने जा रही है। ये अपने आप में एक गौरव पल के रूप में भारत के संसदीय इतिहास में रजिस्टर हो रहा है। साथियों, इस वर्ष का प्रारंभ बहुत ही पॉजिटिव नोट के साथ शुरू हुआ है। आत्मविश्वास भरा हिंदुस्तान आज विश्व के लिए आशा की किरण भी बना है, आकर्षण का केंद्र भी बना है। इस क्वार्टर के प्रारंभ में ही भारत और यूरोपियन यूनियन का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आने वाली दिशाएं कितनी उज्जवल है, भारत के युवाओं का भविष्य कितना उज्जवल है, उसकी एक झलक है। ये फ्री ट्रेड फॉर एम्बिशियस भारत है। ये फ्री ट्रेड फॉर एस्पिरेशनल यूथ है। ये फ्री ट्रेड फॉर आत्मनिर्भर भारत है। और मुझे पक्का विश्वास है, खास करके जो भारत के मैन्युफैक्चरर्स हैं, वे इस अवसर को अपनी क्षमताएं बढ़ाने के लिए करेंगे। और मैं सभी प्रकार के उत्पादकों से यही कहूंगा कि जब भारत यूरोपियन यूनियन के बीच
मदर ऑफ ऑल डील्स जिसको कहते हैं, वैसा समझौता हुआ है। तब मेरे देश के उद्योगकार, मेरे देश के मैन्युफैक्चरर्स अब तो बहुत बड़ा बाजार खुल गया, अब बहुत सस्ते में हमारा माल पहुंच जाएगा, इतने भाव से वो बैठे न रहे। ये एक अवसर है और इस अवसर का सबसे पहला मंत्र ये होता है कि हम क्वालिटी पर बल दें। हम अब जब बाजार खुल गया है तो उत्तम से उत्तम क्वालिटी लेकर के बाजार में जाए, और अगर उत्तम से उत्तम क्वालिटी लेकर के जाते हैं तो हम यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के खरीदारों के पैसे ही कमाते इतना नहीं, क्वालिटी के कारण से हम उनका दिल जीत लेते हैं और वो लंबे अरसे तक प्रभाव रहता है उसका, दशकों तक उसका प्रभाव रहता है। कंपनियों का ब्रांड देश के ब्रांड के साथ नए गौरव को प्रस्थापित कर देता है और इसलिए 27 देशों के साथ हुआ ये समझौता हमारे देश के मछुआरे, हमारे देश के किसान, हमारे देश के युवान, सर्विस सेक्टर में जो लोग विश्व में अलग अलग जगह पे जाने के उत्सुक हैं, उनके लिए बहुत बड़े अवसर लेकर के आ रहा है। और मुझे पक्का विश्वास है, एक प्रकार से कॉन्फिडेंट, कॉम्पिटिटिव और प्रोडक्टिव भारत की दिशा में ये बहुत बड़ा कदम है। साथियों, देश का ध्यान बजट की तरफ होना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन इस सरकार की ये पहचान रही है रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। और अब तो हम रिफॉर्म एक्सप्रेस पर चल पड़े हैं, बहुत तेजी से चल पड़े हैं। और मैं संसद के भी सभी साथियों का आभार व्यक्त करता हूं कि इस रिफॉर्म एक्सप्रेस को गति देने में वे भी अपनी सकारात्मक शक्ति को लगा रहे हैं और उसके कारण रिफॉर्म एक्सप्रेस को भी लगातार गति मिल रही है। देश लॉन्ग टर्म पेंडिंग प्रॉब्लम्स अब उससे निकल करके लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस के मार्ग पर मजबूती के साथ कदम रख रहा है। और जब लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस होते हैं तब प्रेडिक्टेबिलिटी होती है, जो विश्व में एक भरोसा पैदा करती है। हमारे हर निर्णय में राष्ट्र की प्रगति ये हमारा लक्ष्य है, लेकिन हमारे सारे निर्णय ह्यूमन सेंट्रिक है। हमारी भूमिका, हमारी योजनाएं ह्यूमन सेंट्रिक है। हम टेक्नोलॉजी के साथ स्पर्धा भी करेंगे, हम टेक्नोलॉजी को आत्मसात भी करेंगे, हम टेक्नोलॉजी के सामर्थ्य को स्वीकार भी करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम मानव केंद्रीय व्यवस्था को जरा भी कम नहीं आंकेंगे। हम संवेदनशीलता के महत्व को समझते हुए टेक्नोलॉजी की जुगलबंदी के साथ आगे बढ़ने के व्यू के साथ आगे सोचेंगे। जो हमारे टीकाकार रहते हैं साथी, हमारे प्रति पसंद नापसंद का रवैया रहता है और लोकतंत्र में बहुत स्वाभाविक है, लेकिन एक बात
हर कोई कहता है कि सरकार ने लास्ट माइल डिलीवरी पर बल दिया है। योजना फाइलों तक नहीं, लाइव तक पहुंचाने का प्रयास रहता है और यही हमारी जो परंपरा है उसको हम आने वाले दिनों में रिफॉर्म एक्सप्रेस में नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म के साथ आगे बढ़ाने हैं। भारत की डेमोक्रेसी और भारत की डेमोग्राफी आज दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद है। तब इस लोकतंत्र के मंदिर में हम विश्व समुदाय को भी कोई संदेश दें, हमारे सामर्थ्य का, हमारे लोकतंत्र के प्रति समर्पण का, लोकतंत्र की प्रक्रिया के द्वारा हुए निर्णयों का सम्मान करने का ये अवसर है और विश्व इसको जरूर स्वागत भी करता है, स्वीकार भी करता है। आज जिस प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है, आज समय व्यवधान का नहीं है, आज समय समाधान का है। आज प्राथमिकता व्यवधान नहीं है, आज प्राथमिकता समाधान है। आज भूमिका व्यवधान के माध्यम से रोते बैठने की नहीं है, आज हिम्मत के साथ समाधानकारी निर्णयों का कालखंड है। मैं सभी माननीय सांसदों से आग्रह करूंगा कि वे आएं, राष्ट्र के लिए आवश्यक समाधानों के दौर को हम गति दें, निर्णयों को हम शक्ति दें और लास्ट माइल डिलीवरी में हम सफलतापूर्वक आगे बढ़ें। साथियों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे, जो बजट सत्र से पहले संबोधन और इस समय प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए नजर आए। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने अपने संबोधन में सबसे पहले राष्ट्रपति के अभिभाषण का जिक्र किया। राष्ट्रपति के अभिभाषण के जो उन्होंने तमाम कल बीते बातें कही थी उनका जिक्र करते हुए वो आगे बढ़े और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ का पूरा लेखा जोखा था। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति का अभिभाषण 140 करोड़ देशवासियों के आत्मविश्वास की अभिव्यक्ति था। आत्मविश्वास से भरा हुआ हिंदुस्तान आज विश्व पूरा देख रहा है। उम्मीद है सांसदों ने भी गंभीरता से लिया होगा बीते कल राष्ट्रपति के अभिभाषण को। राष्ट्रपति ने कई मार्गदर्शक बातें बीते कल रखी। प्रधानमंत्री ने अपने इस संबोधन में सबसे पहले राष्ट्रपति के अभिभाषण का जिक्र किया। साथ ही उन्होंने कहा कि 9वीं बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण और इस बार बजट सत्र में अपने आप में ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये सत्र है, क्योंकि भारत इस समय पूरी दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पूरी दुनिया की नज़र इस समय भारत पर है। इसके साथ ही जो हाल ही में समझौता हुआ ईयू के साथ, उसका भी जिक्र प्रधानमंत्री ने कहा कि मदर ऑफ डील्स से सीधे तौर पर बाजार में कई सारे रास्ते खुले हैं और भारत ईयू डील आने से आने वाला जो भविष्य है भारत का, वो भी उज्जवल हुआ है। इस डील से उत्पादकों के लिए भी बड़े अवसर खुल रहे हैं। रिफॉर्म एक्सप्रेस को लगातार गति मिल रही है और इस समय भारत जो है वो रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है। ये तमाम बातें प्रधानमंत्री ने कही। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी जो योजनाएं हैं वो वुमेन सेंट्रिक है। हम तकनीक के साथ स्पर्धा करेंगे। टेक्निकल तौर पर प्रधानमंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि हम तकनीक के सामर्थ्य को भी स्वीकार करेंगे, तकनीक के साथ हम आगे बढ़ेंगे और जो हमारे यहाँ से जो प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं उसके लिए भी अब बाजार पूरी तरह से खुल चुका है और इसमें हमें ज़रूरी है कि हम अच्छा सामान ईयू देशों को उपलब्ध कराएं। जो 27 देश है, जो ऐसे में जो मदर ऑफ ऑल डील्स जिसे कहा गया, जो समझौता हुआ हाल ही में, उस पर भी पूरी दुनिया की निगाहें रहीं और भारत के लिए कई सारे अवसर इस डील के जरिए खुलते हुए नजर आते हैं। और न्यूज पंच में खबरों का सिलसिला लगातार जारी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ। कसूरी मेथी लाजवाब है, लाजवाब है। स्वाद और सुगंध इसकी लाजवाब है, लाजवाब है। अगर MDH कसूरी मेथी नहीं डाला तो खाली हाथ मलते रह जाओगे। एक एक पत्ता हाथ से चुना, स्वाद और सुगंध जगाए कई गुना। MDH
जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। टिंग टिंग, अम्मा मैसेज मैसेज। मैं आपके मौसा के चाचा का नाती का पोता, शादी का कार्ड मैसेज में भेजा है, डाउनलोड करिए और आशीर्वाद दीजिए। मैं तो आपको जानती भी नहीं, फिर भी शादी का कार्ड खोलूं? मैं मूर्ख नहीं हूँ। क्या बात है अम्मा। यूपीआई कहता है अगर कोई अनजान नंबर से फाइल या लिंक भेजे तो क्लिक मत करो और कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं आपके आधार कार्ड से जुड़ी हुई। जी हाँ, आपको जब भी आधार कार्ड में कुछ भी बदलाव कराना होता है तो आप आधार सेंटर जाते हैं, लंबी लाइनों में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते हैं, पर अब ऐसा करने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, सरकार एक नई एप्लीकेशन लेकर आई है, यानी कि अब अगर आपको अपने आधार कार्ड में कुछ भी करेक्शन कराना हो तो उसके लिए आपको आधार सेंटर जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं होगी, बल्कि आप घर बैठे ही एप्लीकेशन के जरिए आप इसको अपडेट कर सकते हैं। दरअसल ये आधार कार्ड के लिए आधार ऐप का फुल वर्जन लॉन्च किया गया है। आखिर कौन सी है ये ऐप और कैसे काम करती है और क्या कुछ इसके फीचर्स हैं, बताएंगे आपको, साथ ही करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से। उससे पहले आपको दिखाते हैं न्यू आधार ऐप। तो जी हाँ, न्यू आधार ऐप जो कि आधार कार्ड का जो पूरा एप्लीकेशन है वो इस समय फुल वर्जन को लॉन्च कर दिया गया है और इसके साथ ही आधार ऐप का फुल वर्जन लॉन्च करने के साथ ही यूजर फ्रेंडली है ये न्यू आधार ऐप। एम आधार ऐप की जगह ये नया ऐप ले रहा है। आधार कार्ड धारकों को इसके जरिए कहीं ना कहीं सीधे तौर पर हम देखें तो बड़ी राहत मिल रही है और पूरी तरह से ये डिजिटल है और खास तौर पर सुरक्षित है। अब आप अपने आधार कार्ड को कहीं से भी अपडेट कर सकते हैं सिर्फ मोबाइल ऐप के जरिए। डिजिटल सशक्तिकरण को बढ़ावा इस एप्लीकेशन के जरिए दिया जा रहा है। इसके साथ ही कई उपयोगी सुविधाएं भी इस एप्लीकेशन में शामिल की गई हैं। स्मार्ट इंटरफेस और कई सुविधाओं से ये एप्लीकेशन लेस है। आखिर इसमें क्या कुछ खास फीचर्स हैं, एक नजर फटाफट से उस पर भी डाल लेते हैं, क्योंकि इसके फीचर्स की अगर हम बात करें तो सीधे तौर पर इसमें डिजिटल आधार कार्ड, मल्टी प्रोफाइल सपोर्ट है, इसके अंदर फेस ऑथेंटिकेशन सपोर्ट है और साथ ही बायोमेट्रिक लॉक अनलॉक, सिलेक्टिव डेटा शेयरिंग इसमें उपलब्ध है, QR कोड वेरिफिकेशन की सुविधा इस एप्लीकेशन के अंदर है, ऑफलाइन एक्सेस और वेरिफिकेशन, और साथ ही अब आप घर बैठे ही इसको अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको अपने आधार कार्ड में अपना घर का एड्रेस चेंज कराना है, अपने मोबाइल का नंबर चेंज कराना है, ईमेल आईडी चेंज करानी है, अपना नाम चेंज कराना है, यानी कि कुछ भी अगर आपको बदलाव कराना है, अपडेट करना है अपने आधार कार्ड में, तो आपको अब आधार सेंटर जाने की जरूरत नहीं होगी। आप घर बैठे ही इस प्रोसेस को कर सकते हैं। 2 स्टेप में ये पूरा वेरिफिकेशन होगा। पहला कि पुराने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ही OTP आएगा, यानी कि जब भी आप इसको शुरू करेंगे, आप जब भी इसका इस्तेमाल कर रहे होंगे तो जो OTP है वो आपके आधार कार्ड के साथ में जो भी आपका नंबर लिंक है उस पर OTP जाएगा। और दूसरा ये है कि यूजर को ऐप से फेस वेरिफिकेशन करना पूरा होगा, यानी कि फेस वेरिफिकेशन की भी सुविधा इसमें दी गई है। उसके बाद में नया नंबर जो है उसको आधार कार्ड से आप लिंक कर सकते हैं। हालांकि पुराने नंबर का जो है वो भी एक्सेस होना जरूरी है और तभी ऐप के जरिए अपडेट नंबर ले सकेगा और बिना एक्सेस के अपडेट जो है नंबर नहीं हो पाएगा। तो आप किस तरीके से अपडेट कर सकते हैं वो हमने आपको बताया और इस पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी मुकुल शर्मा इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। मुकुल, सीधे तौर पर अगर हम देखें तो अब आधार कार्ड में कुछ भी अपडेट करना बेहद आसान हो चुका है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा है कि आधार सेंटर पर लंबी लंबी लाइनें लगती थी, अपनी बारी आने का इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब इस एप्लीकेशन के जरिए ही जो यूजर है वो घर बैठे ही अपने आधार कार्ड में कुछ भी अपडेट कर सकता है OTP के जरिए।
बिल्कुल कृतिका, आपने ठीक कहा, क्योंकि जब हम डिजिटल गवर्नेंस की बात करते हैं तो उसका ये बेहतरीन उदाहरण अब हमारे सामने है। और पहले जिस तरह की जो लाइनें हैं आधार सेंटर के बाहर नज़र आती थी, काफ़ी समय लगता था और लोगों की शिकायतें भी होती थी, क्योंकि आपकी कुछ भी उम्र हो आपको जाना वहीं पर पड़ता था, लंबी लाइनें रहती थी, काफ़ी वक्त लगता था। तो वो तमाम जो मुश्किलें थी, सामने चुनौतियाँ जो आम नागरिक के सामने आती थी, उनका एक समाधान इस ऐप के ज़रिए हम देख पा रहे हैं, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। और जैसा आपने बताया, इसके जो फीचर्स हैं, किस तरीके से इसको जो उपभोक्ता हैं वो ऑपरेट कर सकेंगे। ना सिर्फ अगर देखा जाए, सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण ये है कि एक ऐप के ज़रिए रजिस्ट्रेशन जब एक नंबर का हो जाएगा तो उसके ज़रिए आपके परिवार के जो दूसरे सदस्य हैं उनके आधार कार्ड में अगर आपको किसी तरह का बदलाव कराना है, अगर आपको उनमें पता आपको बदलना है, या किस तरह का जो फ़ोटो चेंज होना है, या उसके साथ साथ जो छोटे बच्चे होते हैं उनके जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो हम देखते हैं किस तरीके से उसमें बदलाव होता है। 5 साल बाद भी हम देखते हैं उसमें बदलाव किया जाता है शुरुआती तौर पर। तो ऐसी तमाम जो समस्याएं थीं, और ख़ासतौर से क्योंकि लगातार आधार सेंटर पर जाना और वहाँ लगातार वक्त देना, उससे पहले भी हम देखते थे किस तरीके से वहाँ भी जाकर नंबर लगवाना पड़ता था। ये तमाम समस्याएं थीं जिनका हल जो है इस ऐप के ज़रिए होता हुआ हमें नज़र आएगा कृतिका। हाँ, इसके साथ ही इस एप्लीकेशन में कई सारे बदलाव के साथ ही तो किया गया है, लेकिन इसके साथ ही जब इसमें ये सुरक्षित भी है, क्योंकि जब भी आप इसमें लॉगिन करेंगे तो आपका जो OTP है वो आपके नंबर पे जाएगा, और अगर आपका नंबर उस वक्त आपके पास में नहीं है तो फेस वेरिफिकेशन के जरिए भी आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं। तो ये 2 सुविधाएं भी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दी गई हैं इस एप्लीकेशन में। बिल्कुल कृतिका, देखिए कहीं ना कहीं जो आधार बनाया गया है इस ऐप के लिए, न्यू आधार ऐप के लिए, वो यही है कि कैसे हम इसको और सुरक्षित तरीके से बना सकते हैं। इससे पहले हम देखते थे कई तरह की जो खबरें हैं वो सामने आती थी, लेकिन अब ना तो वहाँ ना तो कोई धोखाधड़ी की आपको डर रहेगा, बल्कि पूरे सुरक्षित तरीके से, और कई हम कह सकते हैं सिक्योरिटी लेवल जो है बहुत अच्छा इसमें रखा गया है। जिस तरीके से OTP का आपने जिक्र किया कि पहले आपके पास OTP आएगा, उसके बाद आप करेंगे, या फिंगरप्रिंट्स की बात की जाए उसके ज़रिए आप इसे लॉक अनलॉक कर सकेंगे। और उस पूरी जो हम कह सकते हैं जो पूरी प्रक्रिया है उसमें हर बार आपकी जो सिक्योरिटी लेवल है वो चेक किया जाएगा। सुरक्षा के जो मानक हैं बहुत इसमें पुख्ता रखे गए हैं, जिसमें कोशिश ये की गई है कि कहीं भी कोताही ना बरती जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मुकुल, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़े हुए। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ न्यूज़ पंच में मुझे हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।